ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार जी सभी को। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने स्टार्क इफ़ेक्ट की माला में एक और मोती जोड़ने के लिए। जी हाँ, स्टार्क इफ़ेक्ट हम लोग ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दैट लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टार्क इफ़ेक्ट, दैट इज़ लीनियर स्टार्क इफ़ेक्ट। जिन लोगों ने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है, ज़ीमन इफ़ेक्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप लोग पहले जाकर उसको थॉरोली डिटेल से देखिए, या जिनको आता है वो लोग डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूँ कि ज़ीमन इफ़ेक्ट क्या होता था। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर हम किसी एटम को रखते हैं, किसी मॉलिक्यूल को रखते हैं, तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो फाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है। स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं एंड एग्जैक्टली सेम हैपन इन द केस ऑफ स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बजाय यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी भी एटम और मॉलिक्यूल की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। सो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट आपको याद है दो टाइप का था, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट एंड एनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट। उसी तरीके से स्टार्क इफेक्ट भी टू टाइप्स का है, लीनियर स्टार्क इफेक्ट एंड क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको हम सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट एंड अनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता था वीक मैग्नेटिक फील्ड में। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड्स। एग्जैक्टली सेम लीनियर स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में। फ़र्क क्या रहता है दोनों में, आप लोग याद कीजिए। जब मैंने ज़ीमन इफेक्ट को डिस्कस किया था, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग मतलब तोड़ फोड़। और मान लीजिए आप लोग एक घर में हैं, आपके घर में चोर घुस आए हैं, रॉबर्स आ गए हैं, और अगर वो रॉबर्स कमज़ोर हैं, एक्सटर्नल फील्ड आ गई आपके घर में, अगर वो कमज़ोर है तो घर के बच्चे, घर के बड़े, घर के बूढ़े सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई झाड़ू ले, कोई बेलन ले, कोई कुछ ले, कोई डंडा, किसी भी तरीके से, एंड तोड़फोड़ आपको पता है ज़्यादा होगी नेचुरली। तो इसी तरीके से जब फील्ड वीकर रहती है तो तोड़फोड़ ज़्यादा होती है, और अगर तोड़फोड़ ज़्यादा होगी तो स्पेक्ट्रल लाइन के जो कंपोनेंट्स बनेंगे स्प्लिटेड वो ज़्यादा होंगे, और घर के बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। स्पिन हमें पता है बच्चा है, ऑर्बिटल हमें पता है कि बड़ा है, अडल्ट है, यंग है, क्योंकि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो ज़्यादा होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। सो जब फील्ड वीकर होती है तो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है तो ओनली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि घर में जब मोटे तगड़े ताजे चोर घुस आए, बहुत मोटे तगड़े, तो जो घर के बड़े होते हैं वो बच्चों को साइड पे कर देते हैं कि तुम भैया साइड पे हो जाओ, तुम बच जाओ, तुम इन्वॉल्व मत हो ना, या वो दुबक के खुद ही साइड पर बैठ जाएंगे। तो बड़े बड़े जब आपस में लड़ेंगे तो तोड़फोड़ नेचुरली कम होगी। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर होता है कि जब फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है तो सिर्फ ऑर्बिटल मूवमेंट की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहती है। सो ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो जहाँ हमने टाइप्स डिस्कस की उसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी लीनियर स्टार्क इफेक्ट। अगर आपको एग्जामिनेशन में लीनियर स्टार्क इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग पहले इंट्रोडक्शन में वो पार्ट लिखेंगे जो मैंने उस लेक्चर के अंदर बताया है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यू विल राइट। पहले आप बताएंगे लीनियर स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो डेल्टा ई था, हमें पता है जो इंटरेक्शन एनर्जी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स इसको एग्जिबिट करते हैं, और ये कंपैरेटिवली लार्जर मैग्नीट्यूड का होता है, तो वो सब आप वहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे फिर से वही बात जो हमने मैकेनिज्म में डिस्कस की थी, एवरी एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट।
We know that an electron revolves around the nucleus and spin around its own axis. यानी कि हमें पता है कि एक एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और स्पिन मोशन में अपने एक्सिस पे भी होता है। तो इसके पास रेवोल्यूशन और रोटेशन दो टाइप की मोशन होती है। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ मोशंस इट पजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल रेवोल्यूशन की वजह से इसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L होता है और रोटेशनल जो इसकी मोशन होती है अपने एक्सिस के अबाउट, उसके वजह से उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम S होता है। So these two angular momenta combine with each other to give total orbital angular momentum J। ये बात हम लोगों को सदियों से पता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने मकसद पर आएंगे, जो काम हमें करना था। If electric field is applied, then along the mutual interaction of L and S, total angular momentum J interacts with applied field। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, हमें पता है कि इंडिविजुअली ये L और ये S J के अबाउट प्रिसीजन करेंगे और इन दोनों का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा J, वो J क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसके अबाउट प्रिसीजन करेगा। So देखिए, if applied electric field is weak, then interaction between total angular momentum J and electric field E is considerably less than interaction energy between LS and S। यानी कि फील्ड इतनी वीक है कि वो L और S की इंटरेक्शन को, बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाएगी आपस में। यानी कि पेरेंट्स और बच्चों को जो कमज़ोर चोर घर में घुसेगा वो जुदा नहीं कर पाएगा। यानी कि L और S आपस में इंटरेक्टेड रहेंगे, यानी कि ये J के अबाउट प्रिसीजन करते रहेंगे और J E के अबाउट प्रिसीजन करता रहेगा। L और S की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है J और E की इंटरेक्शन से इस केस में। So, according to vector model of the atom, L and S precess about total angular momentum J। जैसे हम पीछे भी बात करते आए हैं कि सपोज टोटल एंगुलर मोमेंटम J इस डायरेक्शन में है, तो इसके अबाउट जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L वो डिफरेंट प्रिसीजन करेगा और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है S वो भी प्रिसीजन करेगा। तो L और S इस तरीके से प्रिसीजनल मोशन करेंगे अबाउट J। और ये J जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे इस डायरेक्शन में, सपोज हमने अप्लाई की, तो ये J उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ प्रिसीजनल मोशन स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज द वेक्टर मॉडल इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाइड, ये J इसके चारों तरफ प्रिसीजन करता हुआ और इस J के चारों तरफ L एंड S वेक्टर प्रिसीजनल मोशन एग्जीक्यूट करते हुए। सो दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर मॉडल ऑफ वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट फॉर H एटम। ये भी आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना होता है। इसके बाद, इतना लिखने के बाद आपको बात करनी होगी प्रोजेक्शंस की। हमें पता है इस J की प्रोजेक्शन यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू देगी, mJ की वैल्यू। और अगर ये मैंने Z एक्सिस के अलोंग फील्ड अप्लाई करी है तो दिस विल गिव मी द Z कंपोनेंट ऑफ दिस J। सो नेक्स्ट आपको रिप्रेजेंट करना है द प्रोजेक्शंस ऑफ J प्रिसीजिंग अबाउट E ऑन E आर गिवन बाय mJ। वही जो अभी मैंने आपको समझाया कि सपोज ये E इस डायरेक्शन में काम कर रही है और दिस इज J और इसकी यहाँ पर प्रोजेक्शन हमें क्या दे देगी, mJ की वैल्यूज़। तो गिवन बाय mJ और mJ की वैल्यूज़ प्लस J से लेके माइनस J तक वेरी करती हैं। 2J + 1 वैल्यूज़ होती हैं और विद द गैप्स ऑफ 1 1 1। अब डायग्राम के अंदर देखिए, जैसे मैंने सपोज J = 3/2 है, मुझे पता है mJ को वैल्यूज़ प्लस J से माइनस J, प्लस 3/2 से माइनस 3/2 विद द गैप्स ऑफ 1 1 1, यानी कि 3/2 - 1 हाफ, हाफ - 1 माइनस हाफ, माइनस हाफ - 1 माइनस 3/2। तो प्लस J से माइनस J इसकी 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी कि अगर J का वैल्यू यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ इसकी 4 प्रोजेक्शंस अवेलेबल होंगी। यानी कि ये घूमता हुआ इसके अबाउट ऐसे जब घूमेगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो 4 डिफरेंट लोकेशंस पे इसकी 4 डिफरेंट प्रोजेक्शंस हमें मिल जाएंगी। सपोज दिस इज E, ये इसकी वैल्यू सपोज 3/2 हो गई, ये 1/2 होगी एंड दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। और इस रेफरेंस लाइन के इधर ये -1/2 एंड दिस इज -3/2। और J का मैग्नीट्यूड हमें पता है √J × J + 1 h कट होता है। L का मैग्नीट्यूड √L × L + 1 h कट एंड S मैग्नीट्यूड √S × S + 1 h कट ये रहता है। वी ऑल नो दिस।
एंड ये डायग्राम भी आप लोगों ने फाइन स्ट्रक्चर में कर रखा होगा, फिर भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अगेन। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करती है कि ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे, ये 4 डिफरेंट लोकेशंस पे प्रिसीजन मोशन एग्जीक्यूट कर सकता है अराउंड दिस फील्ड ई। दैट मीन्स दिस प्रिसीजन मोशन अराउंड ई इज ऑल्सो स्पेस क्वांटाइज्ड। आपने स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो मेरी क्वांटम मैकेनिक्स 2 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर स्पेस क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ओवर देयर। यानी कि mj का ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेना इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि j की जो प्रोसीजरल मोशन है, जो डायरेक्शंस हैं, जो ओरिएंटेशंस हैं, दोज आर क्वांटाइज्ड, कि ये सिर्फ यहाँ पर ओरिएंटेशन कर सकता है प्रिसीजन, और यहाँ प्रिसीजन कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ बीच में नहीं कर सकता, यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ नहीं कर सकता। तो ये 4 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ ये प्रिसीजनल मोशन एग्जीक्यूट कर सकता है, और एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज 4 डिफरेंट रोटेशनल मोशंस, प्रिसीजनल मोशंस, इसकी 4 प्रोजेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी, +3/2, +1/2, -1/2, -3/2। Now, because of these different precisional states, splitting of levels and spectral lines takes place. अब जो मुझे पता है, अब जैसे मैंने फाइन स्ट्रक्चर पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है क्वांटम मैकेनिक्स की ऑनगोइंग सीरीज में, कि बेसिकली देखिए क्या होता है, स्प्लिटिंग क्यों होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की। अगर ये लेवल्स जो हैं, एनर्जी लेवल्स एटम में शार्प रहते, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन आई। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, तो मुझे यहाँ पर ग्राफ में फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी एक 5 हर्ट्ज पे लाइन मिल जाएगी, एक 6 हर्ट्ज पे जितने फोटोन्स आएंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रॉडर है तो ये वैल्यू 5 की बजाय 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 हो सकती है। यानी कि ये 5 वाली लाइन 5.1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स, तो ये ब्रॉडेंड हो गया रिस्पॉन्स। तो यानी कि लेवल्स का ब्रॉड हो जाना बेसिकली इज द कॉज कि ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है। वही यहाँ पर है कि ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन के पास और ये स्पिन मोशन भी है। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये जो के शेल है या ये जो भी शेल है ये क्या हो चुकी है, इस तरीके से ब्रॉड हो चुकी है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो जे है वो एक जगह पर फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पर वैल्यू ली, यहाँ वैल्यू ली, यहाँ वैल्यू ली, यहाँ जब वैल्यू ले रहा होगा, ये प्रिसीजनल मोशन कर रहा होगा, उस टाइम ट्रांजिशन हो गई तो फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। अगर यहाँ आ गया उस टाइम ट्रांजिशन हो गई तो वैल्यू कुछ और रहेगी, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिट करने की कोशिश करेगा। So now we are going to take a particular example for hydrogen atom. So let us discuss the case for H alpha line in Balmer series of hydrogen atom. अब आप याद कीजिए कि बाल्मर सीरीज क्या होती है, एच अल्फा लाइन कौन सी होती है। सपोज दिस इज n इज इक्वल टू 1 लेवल इन हाइड्रोजन, दिस इज n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा। आपको पता है 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1 एंड सो ऑन, जितनी भी 1 तक आएंगी दोज आर लाइमन सीरीज। लेकिन 3 से 2, इसी तरीके से 4 से 2, 5 से 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी से 2, ये जो सारी सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज में 3 से 2 होने वाली ट्रांजिशन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। 4 से 2 बीटा, 5 से 2 गामा, 6 से 2 डेल्टा एंड सो ऑन, ये चलता चला जाता है। हमें बात करनी है एच अल्फा की, यानी कि हमारी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3 से लेके n इज इक्वल टू 2 तक रहेगी। सो H alpha line originates when electron makes a transition between n is equal to 3 and n is equal to 2 level. We will first find the coupled energy levels according to LS coupling scheme in the absence of electric field. हम पहले मान लेते हैं कि हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, तो LS कपलिंग को यूज़ करते हुए, LS कपलिंग को भी बहुत डिटेल में मैंने इसी प्लेलिस्ट के अंदर समझाया है, आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हैं कि जब n की वैल्यू 2 रहती है, L की वैल्यूज़ n-1 तक होती हैं। सो 0 से लेकर 1 तक हो गई, क्योंकि n-1 यानी कि 2 - 1 1, 0 एंड 1 L की वैल्यूज़ हो गई। अब सिंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं स्पिन की, हाफ, s इज इक्वल टू हाफ। अब हमें 2 कॉम्बिनेशंस लेने होंगे, L0 के साथ s हाफ हो सकता है, L1 के साथ s हाफ हो सकता है।
So first of all, we are going to take the pair L is equal to 0 and S is equal to half. तो J की वैल्यूज L प्लस S से आपको पता है L माइनस S तक जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर L 0 है, तो A की वैल्यू रहेगी L प्लस S, 0 प्लस हाफ तो हाफ वैल्यू, और करस्पॉन्डिंग स्टेट इज 2 2 S, मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई, S 1/2. आप कपलिंग नोटेशन याद कीजिए, N 2S + 1 L J. ये L आपको पता है, अगर ये L 0 1 2 3 4 है, 0 के करस्पॉन्डिंग S P D F, ऐसे हम स्टेट्स लिखते हैं, तो उस LS कपलिंग को हमने यूज़ किया है. उसके बाद L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू हाफ. J की वैल्यूज या तो L प्लस माइनस हाफ लिख लीजिए, या L प्लस S से शुरू होकर L माइनस हाफ मॉडुलस तक, और विद द गैप्स ऑफ 1 1 1. तो दो वैल्यूज रहेंगी 3/2 एंड हाफ. अब स्टेट, इसका मतलब दो स्टेट्स हो गई, 2 2p 3/2 एंड 2 2p 1/2. अब इनमें से तीन स्टेट्स मुझे मिली करस्पॉन्डिंग टू दिस n इज इक्वल टू 2 लेवल, यानी कि जो मेरा लोअर लेवल है बाल्मर सीरीज के केस में, ये वाला जो n इज इक्वल टू 2 लेवल है, अगर मैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नहीं लगाई है, तो मुझे यहाँ पर 3 लेवल नजर आएंगे. उन 3 में से 2 डीजनरेट होंगे और एक डिफरेंट होगा नॉन डीजनरेट. तो यहाँ देखिए, अब डीजनरेट लेवल्स कौन से होंगे, जिनके लिए n और j का वैल्यू सेम रहेगा. 3 स्टेट्स हैं, n का वैल्यू सेम तीनों के लिए ही है, 2 2 2. अब J देखिए 1/2 एंड 1/2, इसका मतलब ये फर्स्ट और थर्ड जो स्टेट हैं, 2 2S 1/2 एंड 2 2p 1/2, दीज आर कॉल्ड डीजनरेट एनर्जी लेवल्स. मतलब इनकी एनर्जी सेम रहेगी, एक ही लाइन के साथ हम 2 लेवल्स को इनको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल. सो इतना ये n इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए किया, एंड द सेम थिंग वी विल रिपीट एंड वी विल डिस्कस फॉर n इज इक्वल टू 3 स्टेट, जो अपर लेवल रहता है हमारा बाल्मर सीरीज के केस में, चाहे आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी करें, चाहे आप एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी करें. सो देखिए, फॉर n इज इक्वल टू 3, L की वैल्यूज हमें पता है n-1 तक जाएंगी, 0 से 0 1 2 2 3 हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन एक ही है तो s का वैल्यू प्लस हाफ ही रहेगा. अब 3 कॉम्बिनेशंस, 3 पेयर्स बनेंगे, बनेंगे L0 L हाफ, L1 S हाफ, सो L0 S हाफ, L1 S हाफ, L2 S हाफ. L0 S हाफ के लिए J हाफ, और स्टेट क्या हो जाएगी, वही N 2S + 1 L J. N की वैल्यू है 3, S का वैल्यू है हमारा हाफ, 2 × हाफ, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, तो ऊपर मल्टीप्लिसिटी आ गई 2. और L की वैल्यू कैपिटल L जो रहेगा वो कैपिटल L यहाँ पर क्या रहेगा, S रहेगा, क्योंकि L का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है. ये देखिए जो L है, दिस इज 0, 0 की करस्पॉन्डिंग स्टेट कौन सी हो जाती है, S. आप यहाँ पर स्मॉल लिख लीजिए अगर आपको कोई मैं कहूँ कि डाउट है, कोई प्रॉब्लम है. सो दिस इज L की वैल्यू कितनी है 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट होगी S, और J का वैल्यू है हाफ. अब L1 है, S हाफ है, J की वैल्यूज L प्लस S एंड L माइनस S, 1 + हाफ 3/2, 1 - हाफ हाफ. स्टेट्स इसी तरीके से n, यानी कि 3 रहेगा दोनों में, 2S + 1 S हाफ है, इसलिए वो 2 2 ही रहेगा. नाउ L इज इक्वल टू 1 है, L इज इक्वल टू 0 के लिए S स्टेट, 1 के लिए P स्टेट, तो P स्टेट हो गई, J की वैल्यू 3/2 एंड 1/2. एंड एग्जैक्टली सेम फॉर L इज इक्वल टू 2, S हाफ हो गया, JL ± हाफ 5/2 3/2, और L इज इक्वल टू 2 के लिए स्ट्रेट रहती है D, तो D हो गया, N 3 हो गया, और ये मल्टीप्लिसिटी हाफ होने की वजह से, S की वैल्यू हाफ होने की वजह से मल्टीप्लिसिटी 2 रहेगी, 5/2 एंड 3/2. अब हमें इनमें से ढूंढनी है डीजनरेट स्टेट. तो बेसिकली वी हैव गॉट 8 स्टेट्स, यानी कि ये जो हमारा अपर लेवल है ये वाला, ये 8 लोगों को छुपा कर बैठा है अपने अंदर. इसके अंदर 8 डिफरेंट लेवल्स हैं, उन 8 लेवल्स में से 2 लेवल्स यानी कि 2 पेयर्स डीजनरेट होंगे, और बाकी क्या होंगे, नॉन डीजनरेट लेवल्स. टोटल 8 स्टेट्स हमें 8 कौन सी मिली है, 1 2 3 4 5, सॉरी मैंने अभी आपको कहा कि ये 8 है, इसके अंदर 5 स्टेट्स हैं और इसके अंदर 3 स्टेट्स हैं, तो इन टोटल हमारे पास कितनी स्टेट्स हो गई, 8. ये 5 चोरों को लेकर बैठा हुआ है, ये 3 चोरों को लेकर बैठा हुआ, टोटल चोर हमारे पास कितने हैं, 8 हैं. तो इन 5 में से 2 पेयर डीजनरेट और 1 नॉन डीजनरेट रहेगा. डीजनरेट कौन से होते हैं, जिनके लिए सेम N और J रहें.
एन तो सबके लिए सेम है, जे देखिए 1/2 1/2, तो ये दोनों आपस में डीजनरेट हो गए हैं, 3/2 3/2, ये दोनों आपस में डीजनरेट हो गए हैं। So degenerate energy levels are 3 2s1/2, 3 2p1/2 एंड 3 ये एक ग्रुप डीजनरेट, ये डीजनरेट, और जो बच गया वो क्या हो गया, नॉन डीजनरेट। अब हमें इनको करना है रिप्रेजेंट। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड दीज लेवल्स एंड ट्रांजिशंस करस्पॉन्डिंग टू सिलेक्शन रूल कौन सा लगेगा, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 ± 1। तो अब देखिए ये हमारा लोअर लेवल है, n इज इक्वल टू 2। हमें पता है ये 3 लेवल्स का कॉम्बिनेशन था, उन तीनों में से 2 क्या थे, डीजनरेट थे। तो डीजनरेट वाले क्या लेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट्स ऑक्यूपाई करेंगे, और नॉन डीजनरेट जो अकेला अकड़ू है, घमंडी, वो हमेशा ऊपर रहेगा साइड पे कि मेरे पास तो ज़्यादा एनर्जी है। तो ये हो जाएगा ऊपर 3/2। वैसे भी आपको हर्ट्ज रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी याद होंगे जो क्वांटम में किए गए थे, नहीं किए गए आप लोग देख लीजिए। उनके अकॉर्डिंग जे की वैल्यू कम होगी तो लेवल लोअर लाई करेगा, और जे की वैल्यू हायर होगी हाफ फील्ड के लिए तो वो ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पर जे 1/2 है तो ये लोअर आ गया, जे 3/2 है तो अपर। इस तरीके से यहाँ पर 1/2 3/2 5/2। तो हमारा लोअर लेवल बेसिकली 3 लेवल्स का कॉम्बिनेशन था, उन तीनों में से 2 डीजनरेट और 1 नॉन डीजनरेट। और इसी तरीके से जो n इज इक्वल टू 3 था, ये 5 लेवल्स का कॉम्बिनेशन था, जिनमें से 2 पेयर्स डीजनरेट हो गए और 1 नॉन डीजनरेट। तो इन टोटल हमारे पास सिर्फ 5 लेवल्स ही बचे। उन 8 में से हमें दिखाई कितने देंगे, 5 लेवल्स दिखाई देंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ट्रांजिशंस इसके अकॉर्डिंग होंगी, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 ± 1, यानी कि डेल्टा जे 0, यानी जे 0 मतलब इस हाफ से हाफ तक आप जा सकते हैं, ये हाफ से ये हाफ तक ये चला गया 0। एंड इसी तरीके से और ये देखिए आप यहाँ से 3/2 से 3/2 गए, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 को। इसी तरीके से ये जो लाइन है दिस वन, ये आ रही है, यहाँ पर जे का वैल्यू हाफ है और यहाँ पर है 3/2, तो हाफ माइनस 3/2 इट विल गिव यू -1। तो इसके लिए डेल्टा जे कितना हो गया, -1। और इस -1 0, और ये वाली जो है 5/2 - 3/2 1, तो जे डेल्टा जे की वैल्यू -1 0 +1। इसी तरीके से ये दो जो ट्रांजिशंस रहेंगी, ये दो डेल्टा जे 0 3/2 से 1/2 डेल्टा जे इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा जे -1 0 +1 0 1, दिस इज डेल्टा जे। तो इन टोटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जो ट्रांजिशंस मिली, दोज वर 5 ट्रांजिशंस। अगर मैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ नहीं देखती हूँ तब तो मुझे ये सिंगल लाइन नज़र आएगी, लेकिन अगर मैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करती हूँ तो मुझे ये 5 लाइंस नज़र आएंगी। मैंने अभी फील्ड नहीं लगाई है, और इसी को हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हमें बात करनी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो क्या करेगी, इन दोनों के बॉन्ड को, इनके प्यार को ख़त्म करेगी, फूट डालो और राज करो, इन दोनों को तोड़ेगी, इन दोनों को तोड़ेगी। तो उसके बाद जो हमें लेवल्स मिलेंगे, जो कहानी मिलेगी, वो अब आप देखिए किस तरीके से रहेगी, कुछ इस तरीके से वो रहेगी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीजनरेट एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाएंगे जो डीजनरेट थे, हैंड स्पेक्ट्रल लाइंस ऑल्सो स्प्लिट, और एक डीजनरेट लेवल 2j + 1 लेवल्स में ब्रेक हो जाएगा। जितनी भी j की वैल्यू है, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 2j + 1 लेवल्स में इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो ये है स्प्लिटेड डायग्राम और ट्रांजिशंस की स्प्लिटिंग। सो यहाँ से आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं n = 3 के लिए ही। तो n = 3 के लिए ये हमें पता है डीजनरेट एनर्जी स्टेट थी, यहाँ पर j की वैल्यू हाफ है, और हमें पता है इसे 2j + 1 लेवल्स में टूटना है। तो 2 × ½ + 1, तो ये कितना हो गया 2, 1 + 1 2। तो ये जो लेवल है ये 2 लेवल्स में टूट जाएगा, और वो वैल्यूज़ रहेंगी +j -j ±½ इसी तरीके से यहाँ पर ये j की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये लेवल 3/2 2 × 3/2 +1, 2 से 2 गया, 3 + 1 4, तो ये लेवल 4 डिफरेंट लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा।
इसी तरीके से ये अनस्प्लिटेड रहेगा, नॉन डीजनरेट, और इसी तरीके से ये वाला नॉन डीजनरेट अनस्प्लिटेड रहेगा, और ये वाला डीजनरेट J1/2 अगेन स्प्लिटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स लगेंगे। डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 एंड +-1। हमें पता है डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड करेगा पाई लाइन्स को, और प्लस एंड -1 करस्पॉन्ड करेंगे सिग्मा लाइन्स को। अब उन्हीं पांचों ट्रांजिशंस की बात हमें करनी है। तो मान लीजिए ये वाली फर्स्ट है डेल्टा J -1 0 +1 0 1, हमने पिछले पेज में भी देखा आपने। तो इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये पहली लाइन देखिए, ये वाली लाइन, यहाँ पर ये जो लेवल था ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया, और ये वाला लेवल 1 ही है। तो इसके इस लेवल से भी आएगी, इसके इस लेवल से भी आएगी, यानी कि ये जो 1 ट्रांजिशन है ये इन 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई। इसी तरीके से ये सेकंड वाली, इसका अपर लेवल है दिस वन जो 4 में ब्रेक हुआ है, और लोअर वाला सिंगल ही है, तो इसका मतलब ये इन चारों से यहाँ पर आएंगी। तो ये सेकंड ट्रांजिशन किस में स्प्लिट हो गई? 4 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई। थर्ड वन नॉन डीजनरेट से नॉन डीजनरेट है, ये अनस्प्लिटेड रहेगी। एंड द फोर्थ वन, इसका अपर लेवल 2 में और लोअर लेवल 2 में। तो हमें पता है देयर विल बी 4 पॉसिबिलिटीज़। 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हो जाएंगी? वो यहाँ से देखिए, इससे लोअर वाले तक, लोअर से लोअर, लोअर से अपर, अपर से अपर एंड अपर से लोअर। अब ये जो है हाफ से हाफ, वही डेल्टा से mj 0। ये देखिए यहाँ से हाफ से हाफ, हाफ से हाफ, हाफ से हाफ। तो इन सब के लिए हमें पता है डेल्टा mj क्या रहा? 0। और इन दोनों के लिए डेल्टा mj क्या था? -1। इनके लिए डेल्टा mj क्या था? 0। तो इसी तरीके से जो ये फोर्थ ट्रांजिशन है ये कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई है? 4 कंपोनेंट्स में। एंड इन द सिमिलर वे ये जो फिफ्थ ट्रांजिशन है, अब आप इस पे ध्यान दीजिए। फिफ्थ, अरे बाबा रे, इसका ऊपर वाला लेवल 4 में और नीचे वाला लेवल हमें पता है 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड अप है। तो इन टोटल इसके हमें 8 कंपोनेंट्स मिलेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस विल बी देयर। तो वो आपको डिफरेंट बनाने होंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसके लोअर मोस्ट से यहाँ तक पहले, और हमें पता है इसके हर लेवल से इस लेवल पर भी आएंगी ट्रांजिशंस, और इसके हर लेवल से इस लेवल पर भी आएंगी। तो पहले हम इसके अपर पर ले लेते हैं हर एक से। ये इसके लोअर मोस्ट से, ये सेकंड लोअर मोस्ट, ये सेकंड टॉप मोस्ट, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट। फिर इसी तरीके से इस लेवल पे ये इसके लोअर मोस्ट से सेकंड लोअर मोस्ट, सेकंड अपर मोस्ट एंड द टॉप मोस्ट। तो इन टोटल यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो इन टोटल देयर विल बी 19 ट्रांजिशंस, यानी कि 5 ट्रांजिशंस किस में स्प्लिट हो गई हैं? 19 ट्रांजिशंस में। तो यहाँ आप स्पेक्ट्रम शो करेंगे। ये फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट वाली 2 में ब्रेक हुई, सेकंड वाली 4 में, थर्ड वाली अनस्प्लिटेड रही, फोर्थ वाली 4 में, फिफ्थ वाली अगेन 8 कंपोनेंट्स में। अब देखिए सिग्मा और पाई कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे रहेंगे। अब हम देखेंगे कि सिग्मा और पाई कंपोनेंट्स कैसे रहते हैं। मान लीजिए ये वाला लोअर लेवल -½ है, ये वाला +½ इसी तरीके से इसका वाला लोअर वाला -½ है और ये प्लस वाला +½ है। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन है ये +½ से लेके -½ तक जा रही है। तो इसके लिए डेल्टा mj क्या रहेगा? +½ -½ 1 हो गया, चेंज आ गया। सो दिस इज सिग्मा। ऐसे ही सेकंड वाला +½ से लेके -½ तो इसके लिए भी 1 है, दिस विल ऑल्सो बी सिग्मा। इसी तरीके से ये वाला जो है ये -½ से लेके रहेगा हमारा, दिस वन इज फ्रॉम -½ टू +½ -½ से +½ तो माइनस माइनस ये -1 हो जाएगा, एंड दिस वन इज फ्रॉम +½ टू +½ तो +½ से +½ दिस विल बी 0। तो ये हो जाएगा हमारा पाई कंपोनेंट। तो जब आपको लगे कि सेम से सेम ट्रांजिशन उसी ओरिजिनल लोकेशन पे आ रही है तो वो रहेगा पाई कंपोनेंट, और इफ देयर इज एनी चेंज तो वो हो जाएगा सिग्मा कंपोनेंट फॉर एनी ट्रांजिशन। सो इन दिस वे सिग्मा एंड पाई कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड
in these particular transitions. So this remains the energy level diagram and splitting. You can take any screenshot for your notes. ये आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनानी होती हैं और इसके बाद आपको बात करनी होती है कंक्लूजन्स की. So these are the conclusions for linear Stark effect. Number 1, only degenerate energy levels having same value of N and J show splitting in the presence of weak electric field. नॉन डिजनरेट लेवल्स की कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग होगी सिर्फ और सिर्फ डिजनरेट एनर्जी लेवल्स की. सो नॉन डिजनरेट लेवल विल एक्वायर हायर एनर्जी प्लेस एज कम्पेयर टू डिजनरेट लेवल्स एंड डज नॉट शो स्प्लिटिंग इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने देखा है कि जो नॉन डिजनरेट लेवल था वो ऊपर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वो हायर लेवल पर आ जाएगा, डिजनरेट वाले लोअर लेवल पर चले जाएंगे. सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा सिलेक्शन रूल फॉलो होगा? डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0, 0 करस्पॉन्ड किसको करेगा? पाई कंपोनेंट को, एंड डेल्टा एम जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? सिग्मा कंपोनेंट्स को. सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर स्टार्क इफेक्ट. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टार्क इफेक्ट बताई, मैकेनिज्म बताया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उसकी टाइप्स डिस्कस की, और इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस थॉरोली लीनियर स्टार्क इफेक्ट. तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट या सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट के साथ. थैंक यू सो मच.